हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुलिया में। मैं पूजा गुलिया, आपकी दोस्त, आपकी टीचर, आपकी फ्रेंड, आज आपके सामने आ गई हूँ आपके लिए एक अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। क्लास 10 के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये, जो कि है क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, जो भी क्लास 10 तक हमें हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो सब हम करेंगे। और साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिस तरीके से आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, तो उस हिसाब से ही आपको अपना टाइम देना पड़ता है। तो अब देखिए भाई, मैं आपको कह रही हूँ कि आप 15 से 20 मिनट चुपचाप बैठ के सिर्फ ये वीडियो देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और इस वीडियो से आपकी तैयारी कितनी हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, अगर आप मांगोगे तो। आप मुझे कमेंट कर देना जिसको भी अगर पीडीएफ चाहिए। इस पीडीएफ में क्या रहेगा भाई, सारे के तो सारे नोट्स रहेंगे जो भी चैप्टर फर्स्ट के होंगे, और साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगी वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। भाई देखिए, ये सब टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। रियल नंबर है तो हम सब कुछ जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे करेंगे। और आप बस आप एक नोटबुक ले लीजिए और एक अपना पेन ले लीजिए। जो मैं आपको बताऊं पहले चुपचाप उसको सुन लीजिए। 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपको लिखनी पड़ेंगी, और जो मैं क्वेश्चन कर पाऊँ प्लीज ट्राई कीजिए। आप वीडियो को पॉज करो और फिर वो क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से निकालो, फिर जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसको देखो। इससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी इस वीडियो के साथ साथ ही, और आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, हम एग्जाम क्रैक अपना बहुत अच्छे नंबर से कर सकते हैं। और बहुत अच्छे नंबर का मतलब यहाँ पे सिर्फ पास होना नहीं है। बहुत अच्छे नंबर का मतलब है यहाँ आउट ऑफ आउट, मतलब 80 आउट ऑफ 80। ठीक है ना। अब ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी। सीबीएसई, एचबीएसई, जिस बोर्ड में भी रियल नंबर आता है उन सब के लिए ये उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने नंबर चार्ट को ही समझते हैं। भाई जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स बहुत ऊपर जाके हमें मिलते हैं, लेकिन हमारी शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब वो क्या होती हैं भाई, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं ना, तो जहां से हम काउंटिंग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक, जहां तक भी हम जा सकते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। इसमें जीरो ऐड नहीं होते, लेकिन जीरो की तो हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने फिर एक और ग्रुप बनाया जिसको हमने होल नंबर्स बोला, यानी पूर्ण संख्याएं। ये हमारा होल नंबर रहा। इसमें हमारे जीरो भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, यानी इसकी काउंटिंग होगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन मतलब इन्फिनिटी तक, जहां तक भी फिर काउंटिंग जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। भाई हमने नेगेटिव नंबर्स पढ़े तो हैं, लेकिन वो हमने होल नंबर्स में ऐड नहीं किए, उनको हमने ऐड किया है इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती है। -1, -2, -3, -4, -100, 500, मतलब जो भी माइनस के नंबर है सब आ जाएंगे। और साथ में हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स और साथ में जीरो। ठीक है, नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर और प्लस जीरो, ये सब हमारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। इंटीजर से ऊपर ग्रुप आता है हमारा रैशनल नंबर, जिसको हम प्रीम संख्याएं बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रीम संख्या। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू से। इसमें हमारे इंटीजर और नॉन इंटीजर। अब नॉन इंटीजर क्या है भाई, नॉन इंटीजर वो नंबर होते हैं जो हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन यानी जो भिन्न संख्याएं होती हैं, जैसे 1/2, 3/4, 7/8, इसमें हर तरह के भिन्न आ जाएंगे। ठीक है, आपके प्रॉपर इम्प्रॉपर सभी ये होते हैं हमारे नॉन इंटीजर नंबर। जो रैशनल नंबर मिलके बना होता है नॉन इंटीजर और इंटीजर से, या आप कह सकते हो फ्रैक्शन प्लस इंटीजर हमारे रैशनल नंबर बोले जाते हैं। और एक रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, रैशनल नंबर होता है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनकी हम क्या कर सकते हैं,
फ्रैक्शन में लिख सकते हैं सभी नंबर्स को। अब भाई वो कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने क्लास 9 में बहुत डिटेल से समझा रखा। फर्स्ट वीडियो क्लास 9 की इसी टॉपिक के ऊपर है, रैशनल नंबर्स के ऊपर है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर किसी को बहुत डिटेल में जानना है, जिसको नहीं पता, वो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। ज्यादा देखी नहीं है, शायद 30 मिनट की हो गई। आप 2x की स्पीड पे करके देख सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेन करना शायद नहीं हो पाएगा अभी। और फिर एक आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? इर्रेशनल नंबर अगर सीधी सीधी डेफिनेशन बोले, जो जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसके एग्जाम्पल होते हैं √2, √3, √5, पाई। ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के। और रैशनल नंबर प्लस इरेशनल मिलके बनते हैं हमारे रियल नंबर्स, या आप बोल लीजिए रियल नंबर्स में हर तरह के नंबर आते हैं जो अब तक हमने पढ़ा। यानी उसमें नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, उसमें होल नंबर्स भी आएंगे, उसमें इंटीजर्स भी आएंगे, उसमें रैशनल भी आएंगे, उसमें इरेशनल भी आएंगे, उसमें फ्रैक्शन भी आएंगे, ठीक, सब आएंगे। तो ये ऊपर से चार्ट बनता है रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अगेन दो पार्ट, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स यानी फ्रैक्शंस। फिर इंटीजर्स के दो पार्ट, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स के दो पार्ट, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और नेचुरल नंबर के आगे और होते हैं, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसी को हम और भी चीजों में, और भी नंबर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर एक होता है हमारा ओड नंबर, ये तो हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं। इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। आज हम ज्यादा यूज करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर को। ओड नंबर क्या होते हैं? यानी विषम संख्याएं भाई, जो दो से डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली, उन्हें हम ओड कह देते हैं। इवन नंबर्स जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, यानी सब संख्याएं होती हैं। फिर एक आता है प्राइम नंबर और एक आता है कंपोजिट नंबर। इसे हम आगे वाले स्लाइड में बहुत अच्छे से समझेंगे, और को प्राइम नंबर को भी। चलिए, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, जो है हमारा फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल, और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा फैक्टर्स का और मल्टीपल का। अगर आप फैक्टर और मल्टीपल समझ गए तो एचसीएफ एलसीएम समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। देखिए, फैक्टर यानी हिंदी में गुणनखंड। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो फैक्टर क्या होते हैं? कोई भी ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, वो हमारे फैक्टर होते हैं। नहीं समझ आई बात? ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है कि 12 के फैक्टर बताओ। 12 के फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मतलब जब हम उन नंबर से 12 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आए? 0। रिमाइंडर कितना आए? 0। वही हमारे फैक्टर होते हैं। जैसे जब मैं 1 को 12 से डिवाइड करूंगी, जब मैं बोलूंगी 12 1, तो पूरा 12 पे चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 1 मेरा 12 का फैक्टर होगा। इस तरीके से 2 से डिवाइड करूंगी तो भी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से डिवाइड करूंगी तो भी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से, 6 से, 12 से, इन सबसे 12 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम फैक्टर या गुणनखंड की बात करते हैं, तो गुणनखंड हमेशा गिवन नंबर के से छोटे होंगे या गिवन नंबर जितना ही होगा। यानी यहाँ पे मैंने फैक्टर 12 का बोला था, तो सिर्फ 12 तक ही होंगे। 13, 14, 15 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं 13 को 12 से डिवाइड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना, वो उससे बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो फैक्टर हमेशा या तो नंबर से छोटे होंगे या नंबर के बराबर होंगे। आप याद रखिए कि नंबर से छोटे होंगे। दूसरा, जो कंप्लीटली उस नंबर को डिवाइड कर दे जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तीसरा, ये हमेशा फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। मतलब मुझे पता है कि 12 तक कुछ चुनिंदा ही वो होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। अब ऐसे मैं बोलती हूँ 100 के फैक्टर। ठीक है, तो 100 के फैक्टर जो 100 को डिवाइड कर दे, 1 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 नहीं करेगा, 4 कर देगा, 5 भी कर देगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 10 कर देगा। ठीक है, तो ऐसे जाते जाते हम बस उतने ही फैक्टर निकाल सकते हैं जो 100 से छोटे होंगे। 100 से बड़े इसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसे कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। फैक्टर्स के लिए बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले, जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। दूसरा, वो हमेशा गिवन नंबर से छोटे होंगे। गिवन नंबर मतलब जिसके लिए हम फैक्टर पूछ रहे हैं, तो वो हमेशा गिवन नंबर से क्या होंगे? छोटे होंगे। और तीसरा, उनको हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये होते हैं हमारे फैक्टर। फिर दूसरा नाम आता है मल्टीपल यानी गुणज।
मल्टीपल, अब हम 12 का ही एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 12 का एग्जांपल लिया था। मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर 0 वाला। अब मैं बोल रही हूँ ऐसे नंबर जो 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी जब मैं 12 से उनको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आए। बात को समझना, फर्क समझना मैं क्या बोल रही हूँ। फैक्टर में मैंने बोला ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड करते, मल्टीपल में मैं बोल रही हूँ ऐसे नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहां मैं बोल रही हूँ 12 से डिवाइड हो जाए, और यहां मैंने बोला था 12 को डिवाइड करते। बस आप ये फर्क समझ गए तो आप फैक्टर और मल्टीपल समझ गए। बस इतना ही है फैक्टर और मल्टीपल। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिवाइड हो जाए, ये नंबर से हमेशा ही बड़े होंगे, क्योंकि भाई मैं 12 को डिवाइड कर सकती हूँ 12 से, मैं 24 को कर सकती हूँ, मैं 36 को कर सकती हूँ, मैं 48 को कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं 12 से 11 को डिवाइड कर सकती हूँ? क्या मैं 12 से 4 को डिवाइड कर सकती हूँ? 4 से 12 को कर सकती हूँ, लेकिन 12 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मल्टीपल एक तो वो होते हैं जो 12 से डिवाइड, मतलब गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। दूसरा, वो हमेशा नंबर से बड़े होंगे, या मतलब आप मान लीजिए नंबर के बराबर या नंबर से बड़े, क्योंकि एक 12 भी होगा। ठीक है, तो नंबर के बराबर या नंबर से बड़े होंगे। और तीसरा, ये इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब जहां तक गिनती जाएगी हम वहां तक इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि मल्टीपल हमारे इनफाइनाइट होते हैं, कितने ही लिख लो आप। लेकिन गुणनखंड हमारे, फैक्टर हमारे क्या थे, वो फाइनाइट थे, वो नंबर तक ही थे। जितना नंबर के लिए हमने फैक्टर पूछो उसी नंबर तक थे। लेकिन जो हमारे मल्टीपल है, जो हमारे गुणज है, वो क्या है, वो ज्यादा होते हैं। इतनी बात आई समझ में? बस छोटा सा फंडा है मल्टीपल और फैक्टर का। फैक्टर्स जो गिवन नंबर से कंप्लीट, जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मल्टीपल जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसी सीरीज में हमारा आता है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से पहले मल्टीपल और फैक्टर समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं ना, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं जो किसी से भाग नहीं होती, किसी से भी नहीं। नहीं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने या एक के सिवाय किसी और से भाग नहीं होते, यानी वो एक से भाग हो जाएंगे और अपने खुद से भाग होंगे। ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन बनती है एग्जैक्ट टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। एग्जैक्ट टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। फैक्टर क्या? फैक्टर मैंने बताया था, फैक्टर जो किसी नंबर को, जो गिवन नंबर को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो जब मैं प्राइम नंबर की बात करती हूँ, जैसे मैंने बात की 7 की, तो 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से ही डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी वो किसी की टेबल में नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये मेरे करीब जो 100 तक के प्राइम नंबर्स होते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एग्जैक्ट टू फैक्टर। एग्जैक्ट टू फैक्टर मतलब इसके सिवाय कोई तीसरा कोई फैक्टर नहीं, एक और खुद, इसके सिवाय कोई नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट टू। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में आते हैं मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब वो खुद से भी डिवाइड हो रहे हैं, वो एक से भी डिवाइड हो रहे हैं, और वो किसी और तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद वो 4 5 6 किसी से भी हो, लेकिन एक और अगर तीसरा फैक्टर आ गया तो मतलब वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर्स, एग्जैक्ट टू फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर, मोर देन टू फैक्टर, बस इतनी सी ही बात याद रखो। या अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, बोलचाल की भाषा में, तो कंपोजिट नंबर जो अपने सिवाय किसी और के टेबल में भी आते हों, और प्राइम नंबर जो अपने सिवाय किसी और के टेबल में आते हों। ठीक है, एक को छोड़ के। आ गया समझ? फैक्टर से आई थिंक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब भाई अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्राइम नंबर्स में ना तो मैंने एक को ऐड किया, ना मैंने कंपोजिट नंबर में एक को ऐड किया, तो क्या एक क्या है, प्राइम है या कंपोजिट? तो भाई एक हमारा ना प्राइम है ना हमारा कंपोजिट है। और क्यों नहीं है, देखो ये छोटी क्लासेस में भी पता होगा कि एक ना प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि क्यों नहीं है। ठीक है, वो आज आप जानोगे कि क्यों नहीं है। भाई इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखती हूँ तो उसमें आता है एग्जैक्ट टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, और जब मैं कंपोजिट की डेफिनेशन देखती हूँ तो उसमें आता है मोर देन टू फैक्टर्स।
और जब मैं 1 के फैक्टर की बात करती हूँ तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो है 1। तो ना तो ये प्राइम की डेफिनेशन में फिट होता है और ना ही कंपोजिट की डेफिनेशन में फिट होता है, इसलिए एक को ना हम प्राइम मानते हैं ना हम कंपोजिट मानते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको जान के आप अपने आप को बुद्धिजीवी तो जरूर समझोगे। ठीक है, अब भाई ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं प्राइम और कंपोजिट से। टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, बिल्कुल आसान सा है प्राइमरी वाले बच्चों का, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी भारी भरकम आते हैं 10th के लेवल के। अब वो आप अपनी समझ से कैसे करोगे? देखिए, यहाँ पे आपको कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि ये बताइए कि ये प्राइम नंबर्स नहीं है, यानी ये अभाज्य संख्या ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए, शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। दिखाइए कि 11 गुना 19 गुना 23 प्लस 3 इंटू 11 एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमें बताना है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। भाई जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, ये नंबर्स देखते हैं जैसे 11 19 23 3, तो हमें लग रहा है कि भाई ये तो सारे प्राइम नंबर्स है, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या थे, 2 3, यहाँ मैं पेन चेंज करना चाहूंगी, पेन का कलर, 2 3 5 7 एंड 11 13, है ना? ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स थे। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो सभी प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि शो करना है नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर। ऐसा कैसे? तो देखिए, अगर हमें ये किसी संख्या को ये बताना है कि भाई ये एक प्राइम नंबर नहीं, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि भाई इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। कंपोजिट नंबर तो वही होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, और अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर है तो वो तो प्राइम हो जाएगा। हमें बताना ही प्राइम नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम ये दिखा सकें कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम है। ठीक है, ये बीच में प्लस है, भाई एक टर्म ये है पूरी और एक टर्म ये है। ये आपको पता होगा कि जब भी किन्हीं के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो वो एक ही टर्म होती है, लेकिन प्लस या माइनस आ जाता है तो वो 2 टर्म हो जाते हैं। यहाँ से एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में मेरे को 11 11 कॉमन लग रहा है, तो मैं 11 कॉमन निकाल लूंगा। मेरा यहाँ पे बच जाएगा 19 इंटू 23 और मेरा यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, अब जब मैं 19 और 23 को सोल्व करती हूँ, 11 मेरा बाहर है, 19 और 20 इसको मैंने 23 को मैंने सोल्व किया, तो ये मेरा आएगा ये आएगा मेरा 4 3 7 और प्लस 3। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, जब मैं 440 को देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि 440 तो किसी ना किसी की टेबल में जरूर आता है ना, क्योंकि इसके पीछे 0 है और हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, हमने पढ़ा है ना कि 0 2 4 6 8 किसी भी संख्या के लास्ट में हो तो वो नंबर क्या हो गया, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो जब मैं 4 और 4 को देखती हूँ, इसको मैं तोड़ती हूँ टुकड़ों में, तो ये आ जाएगा 2 2 0, फिर 2 से टूट रहा है तो 1 1 0, फिर ये मेरा 1 से टूट रहा है तो 1 सॉरी 11 बन जाए 11 और 0, देन ये अगेन 2 5 और देन 5 1। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि जो 440 है वो बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 5 से। मतलब ये सारे इसके क्या है, इसके फैक्टर हैं, ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। अब भाई यहाँ पे तो एक ही नंबर कितने सारे फैक्टर्स आ गए और 11 एक अलग ही नंबर आ गया, तो इसके मोर देन कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो हम कह सकते हैं as it can be represented as a product of more than 2 factors, so it's not a prime number, it's a composite number। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि इसके 2 से ज्यादा क्या है, सॉरी गुणनखंड है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या एक संपूर्ण संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। ठीक है, इतना आपको लिखना, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है और ये रहेगा आपका सोल्व करने का तरीका। लास्ट में वो लाइन लिखना बहुत जरूरी है, उस लाइन के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये तो सब कर लेंगे, लेकिन जब वो लाइन लिखोगे ना, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स,
सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये लाइन आपको मार्क्स दिलाएगी। ठीक है भाई, समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट है हमारा शो डेट 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। सेम नंबर है, सेम तो नंबर अलग है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो सेम है, बस इसने बोला इज अ कंपोजिट नंबर। उस टाइम वहां था कि नोट अ प्राइम। नोट अ प्राइम का मतलब क्या है? नोट अ प्राइम यानी कंपोजिट है, और इज अ कंपोजिट यानी कंपोजिट है। बात वही पूछ रखी है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज। तो आप वही अपना तरीका अपनाएंगे, +3 × 11। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख लीजिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, जो कॉमन निकल रहा है उसको पहले निकाल लीजिए। ये बच गया 5 × 17 + 3। भाई कॉमन निकालना क्यों जरूरी है? कॉमन निकालना आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जरूरी है, वरना आप इसको भी कैलकुलेट कीजिए, इस पूरे को कैलकुलेट कीजिए, फिर दोनों को प्लस कीजिए, और फिर देखिए वो एक प्राइम नंबर निकल रहा है या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। आप इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा ईजी कर सकते हो। 11, फिर 17 5 जा होता है हमारा 85 + 3। 85 + 3 हो जाएगा 88। अब मुझे पता है 88 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 11 की टेबल में भी आता है ना। तो 88 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 88 के बहुत सारे फैक्टर हैं, मतलब 88 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो 88 के बहुत सारे फैक्टर हैं। तो हम बोल सकते हैं as 88 have more than 2 factors, so it is a composite number. Okay, as 88 have more than 2 factors। भाई देखो, अगर 88 के ही 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो आप बेशक उसके मल्टीप्लाई में 11 कर दो तो भी उसके फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि खुद 88 के बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आप सिंपल यही बोलोगे, as 88 have more than 2 factors, so it is a composite number, so it is a यानी given number। आप गिवन नंबर लिखोगे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, as 88 have more than 2 factors, so given number यानी 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is also a composite number, is a composite number। तो आप ये बोलोगे, ठीक है, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है क्योंकि यही लाइन आपको मार्क्स दिलवाएगी। चलिए मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, बस इसमें दो दे दी गई हैं, दो कमेंट नंबर्स दिए गए हैं। ये आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है, और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है, आपको देख लेना है यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है और फिर आगे सोल्व कर लेना है। क्या है? एक्सप्लेन वाई 2 × 3 × 5 + 7। यहाँ से आप 5 कॉमन निकालोगे, इस तरीके से यहाँ से 5 × 7 × 11 + 7 × 5, यहाँ से 7 और 5 दोनों ही कॉमन निकलेंगे। ठीक है, और ये आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। देखिए भाई, ये जो रेड पेन से मैंने जितने भी क्वेश्चन लिख रखे हैं ना, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और बहुत प्रीवियस ईयर ही हमारा क्या होता है, वे होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, या किसी भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर अचीव करने का, क्योंकि हमें उससे ही पता चलता है कि हम उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्राइम और कंपोजिट से आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन। अब ये क्या है भाई? ये एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। जब भी आपने एलसीएम एचसीएफ कहीं किसी भी क्लास में आपने पढ़ा है तो आपने वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर किया है, लेकिन वहां पे इसको आपका नाम मतलब जो आप करते हो उस पर नाम नहीं बताया जाता कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन, बस आपको तरीका बता दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे कर लो। यहाँ पे आपको 10th में आपको नाम बताया गया है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर क्या होता है। भाई क्या होता है प्राइम फैक्टर्स? देखिए, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो प्राइम फैक्टर यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर कहलाता है। देखो, प्राइम जो नंबर्स होते हैं वो तो टूट ही नहीं सकते क्योंकि वो तो किसी के टेबल में ही नहीं आते। ठीक है, और जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं हमें पता है उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसलिए हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उनको सभी को, कंपोजिट नंबर को सभी को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे जैसे यहाँ पे है मेरा 12,
12 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स है हमने पढ़ा था, एक भी इसका फैक्टर है, दो भी इसका फैक्टर है, और तीन भी इसका फैक्टर है, फिर चार भी इसका फैक्टर है, फिर छह भी इसका फैक्टर है, और कुछ 12 भी इसका फैक्टर है। ये सारे इसके फैक्टर है। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम प्राइम नंबर्स ही यहाँ पे ऐड करेंगे, प्राइम नंबर्स को ही काउंट करेंगे। किस किस को, यानी 2 को, 3 को, और प्राइम नंबर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या 4 में भी कोई प्राइम नंबर है? हाँ, 4 में 2 प्राइम नंबर है, 2 इंटू 2। इस तरीके से 6 में 3 इंटू 2, ठीक है। तो फिर हम इनको भी काउंट करेंगे, मतलब जो भी हम लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स में ही लिखेंगे। जैसे 12 को हम कुछ ऐसे मल्टीपल में लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारा 12, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 से मैं डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, अगेन 2 से करेंगे देन 3, अगेन 3 से करेंगे देन 4, ठीक है। एक इतनी बार, एक अगर आपने 12 को लिखा 12, भाई मैं तो 12 से करूंगा, 12 एक कम 12 नहीं, आपको प्राइम में लिखना, और 12 प्राइम नहीं है तो ऐसे नहीं लिखोगे। या आप बोलो कि भाई मैं तो 6 से करूंगा, 6 दूनी 12 और 2 एक कम 2, ठीक है। तो 2 तो ठीक है, लेकिन 6 का प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी तरीका गलत है। फिर आप बोलोगे कि भाई मैं तो 4 से करूंगा, ठीक है, तो ठीक है, 4, 4 3 से 12, और फिर 3 बन जाए। तो 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम। तो हमें सभी के सभी जोड़े प्राइम ही लेने हैं, सभी के सभी नंबर क्या लेने हैं, प्राइम लेने हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारा ये तरीका ठीक है, ठीक है। जब देखिए, जब मैं 2 इंटू 3 करूंगी तो मेरा 12 ही आएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करके 12 ही आएगा। वो चाहे आप ये कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, या 3 इंटू 2, या 2 आगे लगा लो, 2 इंटू 3 इंटू 2, आएगा 12 ही। लेकिन आपको लिखना है सारे किसमें, प्राइम नंबर्स में ही। किसमें लिखना है, प्राइम नंबर्स में। कंपोजिट नंबर को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स की मल्टीपल में लिखना ही, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना ही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। कहीं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जैसे ये है मेरा वन, मेरा बोल लो ये है 140। अब इससे पूछा है कि 140 को आप प्राइम फैक्टराइज में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे आप? अपना सिंपल तरीका अपनाओगे। 140 है, पहले आप सबसे पहले 2 पे जाओगे, ठीक है। 2 7 जा 40, 0 है, फिर आप 2 पे जाओगे क्योंकि ये अभी भी 2 से होता है, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब 5 थे, 5 7 जा 35, देन 7 के 7 1 7। यही एक तरीका होता है। हम यूजली प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से 156 का क्या होगा, आप ऐसे ही ट्राई करोगे, 1 5 6 2, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, ये सबको आता होगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 90, देन 3 1 जा 3 3 3, फिर 30 1 जा 13, क्योंकि 13 तो और किसी के टेबल में नहीं आता, देन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। जब हम इनको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 ही बनेगा, 156 ही बनेगा। तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टर्स पे लिखने का तरीका, और ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भाई? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको बताना है कि जो 385 है उसको हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ही हमारा कहलाता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन। कैसे? वही अपना तरीका जो हमने अब तक अपनाया था, 385 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले, भाई जिस क्लास में 5 रहता हमें पता है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 7 जा 35, यहाँ से 3 बच गया, और 5 7 जा 35, 7 में आता है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और देन आता है 11, 11 1 जा 11। तो क्या बचा मेरा, बन गया 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। यहाँ पे अपना ऑप्शन मैच कीजिए, 5 इंटू 7 इंटू 11, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके प्राइम फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। हो गया ये टॉपिक भी क्लियर भाई? चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित का मौलिक प्रमेय। ये जो थ्योरम मैंने भाई इतना हवा बना रखा है, पता नहीं क्यों बच्चों में, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, जब मैं आपको समझाऊंगी ना तो आपको लगेगा ये भी क्या थ्योरम, ये लिखा है क्यों, ठीक है ना, ये तो हमें आता ही है।
लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों इसको इतना घबराते हैं इस चीज से। क्या लिखा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कुछ आया समझ? हिंदी में करते फिर देखते हैं। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह गुणनखंडन उस क्रम के अलावा अद्वितीय होता है जिसमें अभाज्य गुणनखंडन आता है। मतलब देखिए भाई, मतलब ये साफ बोल रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड, अब टुकड़ों में तोड़ के मैं आपको बताती हूँ, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उन्हें हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। ये हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के लिख सकते हैं। हाँ, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या बोला है? सिंपल बोला है, किसी भी किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था, मैंने 12 को लिखा था 2 × 2 × 3। तो ये बात बोल रहे हैं कि किसी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो, मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हो। और फिर उन्होंने बोला कि ये जो आप लिखोगे ना प्राइम फैक्टर्स के रूप में, ये हमेशा एक यूनिक हो, मतलब हर कंपोजिट नंबर के लिए ये अलग होगा। कैसे? मतलब सिर्फ इसका ऑर्डर हम रिपीट नहीं करेंगे। यानी ऑर्डर के लिए क्या बोला कि भाई देखो, मैं लिखा 2 × 2 × 3, तो भी ये 12 ही बना रहा है। मैं लिख दूंगी 2 × 3 × 2, तो भी 12 ही बनेगा। मैं लिख दूंगी 3 × 2 × 2, तो भी 12 ही बनेगा। कोई चेंज तो नहीं आ रहा ना। मतलब ऑर्डर चाहे कुछ भी रहे इन नंबर्स का, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? 12 ही आएगा। बस यही बात कह रहे हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। हर कंपोजिट नंबर के लिए ये जो प्राइम फैक्टर्स की अरेंजमेंट आएगी ये यूनिक आएगी। बस इसके ऑर्डर पे आप मत जाइए। मतलब ऑर्डर आप 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2 लिख सकते हो, 3 × 2 × 2 लिख सकते हो, 12 ही आएगा। अब मतलब देखिए, जैसे 14, जब मैं 14 को करती हूँ तो 2 7 जा और 7 1 जा, तो इसके लिए आया 2 × 7। फिर अगर मैं देखती हूँ किसका, 16 का, वो 16 के जब मैं देखती हूँ 2 8 जा 16, 2 4, फिर यहाँ पे फिर से 2 से और फिर से 2 से, तो 16 का आ गया 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है। मतलब देखिए, किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सेम नहीं आ रहे। मतलब यहाँ पे आया 2 × 2 × 3, मतलब 2 2 और 1 3, यहाँ पे आए 4 2, यहाँ पे आया 1 2 1 7। मतलब हर कंपोजिट नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे। ठीक है। जो उनका प्रोडक्ट जिसमें हम उसको एक्सप्रेस करेंगे वो हमेशा अलग ही होगा। आप उसका ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो, लेकिन हर कंपोजिट नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा अलग होगा। बस यही हमारी पढ़ना थोड़ा बताती है। सिर्फ आप ये मान लीजिए कि हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो अलग होगा। बस इतनी सी ही बात है। ठीक है। बस इससे कोई क्वेश्चन ऐसा खास नहीं पूछा जाता। जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी वो कैसे पूछे जाते हैं। उसमें इसके कोई ज्यादा यूज होती नहीं है। अभी मेन है हमारा एल्शियम एंड एचसीएफ, जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या होता है एल्शियम एंड एचसीएफ? देखिए, बच्चे ना कंफ्यूज बहुत होते हैं कि हमें कहाँ एल्शियम निकालना, कहाँ एचसीएफ। आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। शायद मैं सही हूँ, तो लघुत्तम समावर्तक ही बोलते हैं इसको। पहले एल्शियम की ही बात करते हैं। देखिए, एल्शियम के लास्ट में आया है मल्टीपल, और मल्टीपल और फैक्टर में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो मल्टीपल से आपको समझ जाना चाहिए हम जिन भी नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर वो ऐसा आएगा जो हम दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दो क्यों बोले मैंने भाई? जब भी मैं एल्शियम या एचसीएफ की बात करूंगी तो कम से कम मेरे पास 2 नंबर होंगे। ठीक है, कम से कम मेरे पास 2 नंबर होंगे, या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक नंबर का क्या एल्शियम निकालना है ना? एक नंबर का कोई एल्शियम नहीं होता। मुझे एल्शियम निकालना है तो 2 का या 3 का या 4 का या 5 का 6 का, यानी कम से कम मेरे पास 2 नंबर होने चाहिए। इसी तरीके से एचसीएफ निकालने के लिए मेरे पास कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम, अगर मैं मान लो ए और बी का एल्शियम निकाल रही हूँ, तो जो एक कोई भी एल्शियम आएगा, लाइक सी आ गया, तो मैं कहूंगी कि ये जो सी है ना, ये ए और बी दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने पढ़ा कि एल्शियम का मतलब होता है मल्टीपल।
एल्शियम का जो लास्ट टाइम होता है वो मुझे बताता है मल्टीपल, और मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल हमने पढ़ा था कि जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसका मतलब गिवन नंबर तो मेरा ए भी है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि सी एक ऐसा नंबर आएगा जो ए और बी से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और भाई मैंने ये भी पढ़ा था कि जो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा नंबर से बड़े होंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे किन्हीं दो नंबर्स का, तो वो हमेशा उन 30, वो जो एलसीएम आएगा वो नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, बस आपको यही याद रखना है। देखिए सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, अब इसमें क्या बात कह रखी, जैसे भाई मुझे निकालना है एल्शियम 4 का और 8 का, 4 और 8 का एल्शियम निकालना है। एल्शियम यानी एक ऐसा मल्टीपल निकालना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, और वो मल्टीपल कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप 4 की टेबल लिख लीजिए, 8, 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, इतने तक, ठीक है। फिर 8 की लिख लीजिए, 8, 16, 24, ठीक है। अब भाई 4 और 8, अब 8 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल की बात क्या, जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ठीक है 8 नंबर मिल गया मुझे। फिर इसी तरीके से 16 भी एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से 24 एक ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन आ गई, है ना, 8 आ गया, 16 आ गया, 24 आ गया, लेकिन लोवेस्ट कॉमन यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 8। जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं उनमें सबसे छोटा कौन है, 8, उनमें सबसे छोटा कौन है, 8। तो 4 और 8 का एल्शियम क्या होगा, 8। समझ आए, ये होता है एल्शियम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, यानी एक ऐसा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। देखो वैसे तो सबसे छोटा यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा भी हो, तो ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ 8 है, क्योंकि फिर 16 आता है, 16 तो 8 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये होता है मेरा एल्शियम। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको एल्शियम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी। फिर आता है मेरा एचसीएफ। मैं एक ही पेज पे समझाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस क्लियर नजर आए दोनों के बीच में। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले अब फैक्टर पे ध्यान दो, फैक्टर यानी गुणनखंड। क्या बताया था फैक्टर का मैंने, फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। और यह इतना भी नहीं पता तो मैंने ये बताया था कि फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे होंगे, फैक्टर क्या होंगे, हमेशा नंबर से छोटे होंगे, ठीक है ना। जैसे हमने वहां पे एग्जाम्पल किया था 12, 12 के फैक्टर आए थे 1 2 3 4 6, है ना, यानी वो सभी 12 से क्या थे, छोटे थे। तो आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि एचसीएफ, एचसीएफ दो नंबर का एचसीएफ ऐसा आएगा जो उन दोनों नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, उन दोनों नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। फैक्टर की बात आई तो जो भी एचसीएफ आएगा वो उन दोनों नंबर को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, वो उन दोनों नंबर को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे 4 और 8 की ही बात करते हैं, 4 और 8 का मैंने जब एचसीएफ निकाला था तो मैंने इसकी टेबल लिखी थी, ठीक है। लेकिन जब हम एचसीएफ निकालेंगे तब टेबल की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि तो मुझे ऐसे नंबर देखने हैं जो 4 और 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। पहले 4 की बात करते हैं, 4 को कंप्लीटली डिवाइड कौन कर सकता है, 1। 4 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 2। 4 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 4। इसी तरीके से 8 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1। 8 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 2। 8 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 4। और 8 को एक 8 ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब भाई इसमें हम 1 नहीं काउंट करते क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर आता है जो सबसे ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो 1 को हम हटा देते हैं, 1 को हम हटा देते हैं क्योंकि 1 हमारा सबसे ही हो जाता है, तो इससे तो सबका आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम 1 को हटा देते हैं, 1 को छोड़ के फिर जितने भी इसके फैक्टर्स हैं और जितने भी इसके फैक्टर हैं उसमें देखेंगे हम हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा, और जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब देखिए सबसे बड़ा, अब भाई 2 है,
दो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, दो 8 को भी डिवाइड कर रहा है। फिर आता है 4। अब भाई 4 है तो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी डिवाइड कर रहा था। इधर आता है 8, वो 8 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 को नहीं कर रहा है। ठीक है, और हमें निकालना एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है 1, 2 और 4। फैक्टर तक बात क्लियर होगी। फिर बोला है हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो 4 और 8 का एचसीएफ क्या आ गया? 4। डिफरेंस समझ में आया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को क्या करे, इन दोनों से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो एलसीएम आया 8। जब एचसीएफ की बात करते हैं, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जितने भी नंबर आएंगे जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे उनमें सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया आंसर 4। बात आई समझ में? ये होता है एलसीएम, ये होता है एचसीएफ। तो आपको मल्टीपल और फैक्टर अगर क्लियर है तो एलसीएम और एचसीएफ में कोई बड़ी बात नहीं। ये भाई वो राम गाथा थी जो मुझे आपको गानी जरूरी थी। इसका एक आसान तरीका जो होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। भाई जी नहीं, यहाँ तक भी नहीं समझ में आया, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ में आए एक एक चीज। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। जो मैंने अभी तक समझाया वो आपको हेल्प करेगा वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आएंगी ना जहां पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा खुद से कि एलसीएम निकालो कि एचसीएफ, वहां पे वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए 6 और 20 है, इसका अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो हम इसको साथ में ही रख लेंगे। फिर ये जिससे डिवाइड हो रहे पहले वो नंबर लेंगे, जैसे 2, ये 3 से हो रखा है, ये 10 आ गए यहाँ पर। फिर ये 10 तो होता है तो करेंगे, 3 नहीं होता तो 3 को ऐसे ऐसे रखेंगे, ये होता है तो यहाँ रख दूंगा। फिर आएगा मेरा 3, 1, 5 नहीं होता तो 5 पे ऐसे कैसे। हमें कब तक करना होता है? जब तक दोनों जगह 1 ना आ जाए। ठीक है, इन सबको जो भी आ गए इन सबको आप मल्टीपल कर लो, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम 6 और 20 का। 2 2 से 4, 4 3 से 12 और 12 5 से 16। तो 60 एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 60 एक ऐसा नंबर है जो 6 और 20, 6 और 20 दोनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसके बाद ही आएंगे बाकी नंबर, उससे पहले 60 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों से साथ में डिवाइड होगा। ठीक है, फिर निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ में आपको क्या करना पड़ता है? आपको दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। जैसे 6 है, पहले आप 6 का निकालो जी, 2 3 2, सॉरी 3 3 यहाँ पे 3, यहाँ 3 3। ठीक है, इसी तरीके से आप 20 का निकाल लीजिए, 2 10 2 5 और फिर 5 1। आप दोनों को रखिए, जैसे 6 के सामने आया 2 इंटू 3, और 20 के लिए आया मेरा 2 इंटू 2 इंटू 5। इसमें जो जो आपका जोड़ा बन रहा हो, तो जोड़ा मतलब यहाँ से इसके जोड़ो, तो इसमें 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें भी है। फिर ना 3 इसमें है, एक सिर्फ इसमें 3 इसमें 3 नहीं है, या इसमें दूसरा 2 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। तो जो जोड़ा करना है सिर्फ उसका एक पे ले लो, यानी यहाँ से आगे 2 2 बन रहे हैं तो सिर्फ एक 2 उठाओ, और ये 2 ही एक ऐसा नंबर है, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा किसका? 6 और 20 का। ये तरीका होता है एक एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। 2 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, और ये सबसे क्या है? बड़ा नंबर है। क्योंकि जब 3 की बात करते हैं तो फिर 3 20 को नहीं कर पाता, 5 की बात करते हैं तो फिर 5 6 से नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, समझ आया कैसे निकालना है? चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने रखा ये क्या चीज है भाई, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगी। HCF product of the smallest power of each common prime factor in the number, LCM product of the largest power of each common prime factor in the number। क्या है? देखिए, जैसे हम किसी भी दो नंबर का HCF निकालते हैं, जैसे किस किस का नहीं, चलो 20 और 40 का ले लेते हैं। ठीक है, जब मैं 20 और 40 का निकालती हूँ तो अलग अलग निकालूंगी पहले, 2 10 2 5 फिर 5 1। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं 40 का निकालूंगी तो 2 20 और फिर 2 10 फिर 2 5 और फिर 5 1, ये आ गया। तो 20 के सामने मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5,
अब ये दो दो तो मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 गुना 5, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से जब 40 है, 40 में मैं लिख सकती हूँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 की पावर कितनी है 3 और गुना 5। इतना बात समझ में आया? एक पाँच यहाँ पे, एक पाँच यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। अब HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, क्या स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मतलब जब अगर हमें मुझे HCF निकालना है किसका, 20 का और 40 का, तो ये मेरा आ गया। इसमें मुझे क्या देखनी है, जो भी प्राइम फैक्टर आए ना कॉमन, कॉमन यानी इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो ये कॉमन है। दोनों में 2 2 और 5 5 है। इनकी छोटी पावर, जो भी कॉमन है उनकी सबसे छोटी पावर, जैसे भाई यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैं उठाऊंगी 2 की पावर 2, क्योंकि ये पावर छोटी है। ठीक है, 2 की पावर 2। और फिर यहाँ से जो भी कॉमन है उनकी छोटी पावर, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो कोई भी उठा लो, यानी 5 की पावर 1 ही होगी। तो यहाँ से आ गया 4 × 5। ठीक है, तो क्या आ गया 20, क्या आ गया 20। ठीक है, इसी तरीके से जब हम एल्शियम की बात करते हैं, एल्शियम का बोला है प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट पावर, क्या लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, जो बड़ी हो। सॉरी। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पावर क्या है, 2 और 3 में 3 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3। और यहाँ पे लार्जेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, क्योंकि दोनों में ही 1 1 है, तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 5, 8 5 जा 40। तो एल्शियम आगे 40 और HCF आया 20। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। ये तो अभी छोटे नंबर थे, जब हम बड़े नंबर करेंगे तो आपको और एग्जैक्टली होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एल्शियम एंड HCF ऑफ 15 एंड 16। देखिए यहाँ पे हम ये वाली चीज यूज कर सकते हैं जो हमने वो सीखी। 15 को पहले मैं 3 से करूंगा, 3 5 जा, फिर 5 बन जा, तो 15 के लिए तो आ गया 3 × 5। इसी तरीके से जब मैं 60 का करती हूँ तो 2 3 0 2, फिर 15, देन 3 5 और 5 1, तो मेरा 60 के लिए आ गया 2 × 2 × 3 × 5, या मैं ले सकती हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी तरीके से यहाँ पे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हम मेरे को निकालना है HCF। HCF में क्या बोला था, जो भी कॉमन है उनकी छोटी पावर, जो भी कॉमन है उनकी छोटी पावर। तो कॉमन, भैया आप बोलोगे इसमें तो 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं। ठीक है, तो 2 नहीं है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि हमें चाहिए कॉमन वाला। अब इसमें दो है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर जो भी बड़ी है तो भाई 1 ही है, 1। और फिर है 5, यहाँ भी 5 ही, इसमें भी 5 है, तो 5 की पावर 1 है। ये HCF पावर जो कि आ गया 15। ठीक है, फिर एल्शियम। एल्शियम का क्या बोला उन्होंने कि हाईएस्ट पावर। अब भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 लेना है, 2 आपको लेना है। और क्या लेना है, 2 का जितना भी 2 है वो पूरा लेना है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर यहाँ पे 0 है, 2 की पावर 0 है, क्योंकि 2 नहीं है। किसी भी चीज की अगर पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, किसी भी मल्टीप्लाई के रूप में हम 1 मान ले तो वो सेम ही रहेगा। अगर मैंने 5 की मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 मान ली, यानी कि 1 मान ली, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता चल गया कि एल्शियम में क्या करना, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ से 2 की पावर एक 0 हो और एक 2 हो, तो क्या आएगी, 2 की पावर 2 आएगी। फिर इसी तरीके से 3 की हाईएस्ट पावर, भाई सब में 1 ही है तो पूरी 1 ले लेंगे। इस तरीके से 5 की 1 ही 5 ले लेंगे। तो ये आ गया 2 × 4 × 3 × 5, तो 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। तो ये एल्शियम आ गया मेरा 60 और HCF आ गया 50। ठीक है, ये एक तरीका होता है एल्शियम और HCF निकालने का। आई बात समझ में? चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404। 96 एंड 404 का आपको एल्शियम निकालना है। वही आपको अपना सेम तरीका अपनाना है। 96 के लिए 2 4 और 8 16। ठीक है, फिर 2 2 4 2 12 2 6 2 3 देन 3 1। इस तरीके से हम 404 के लिए भी निकालेंगे। 404 2202 देन 2101
अब आगे मेरे पास 101 मतलब 101। भाई 101, 101 किसी की टेबल में नहीं आता, 101 एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 पे ही जाएगा जो 1 आएगा। ठीक है। तो देखिए 96 का क्या आया 2, और भाई 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5, तो मैं बोल सकती हूँ 2 की पावर 5 × 3। और 404 का कितना आया, 2 की पावर 2 × 101। फिर यहाँ पे 101 की पावर 0 कर लीजिए, और यहाँ पे 3 की पावर 0 कर लीजिए, जो नहीं होते और उसमें कॉमन लग रही है तो वो आप उनकी पावर 0 कर सकते हैं। अब आप निकालो एचसीएफ। एचसीएफ क्या था, एचसीएफ ये था जो भी कॉमन है उनकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसकी लोवेस्ट पावर कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2। फिर 3 इसमें नहीं, इसमें मतलब मान लो अगर हमने लिखा है तो इसकी लोवेस्ट पावर 3, 3 की पावर 0 है, इस तरीके से 1 की पावर 0 है। तो ये आ गया 4, और ये 1, ये इंटू 1, तो एचसीएफ आ गया 4। ठीक है। एलसीएम, जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो भाई एलसीएम में हमें क्या बोला, जो भी कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 और 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 5, तो 2 की पावर 5। फिर 3 की पावर हाईएस्ट है 1, और 101 की पावर 101। ठीक है। ये 2 की पावर जब हम 5 करते हैं तो वो आता है मेरा 4, 8, 16, 32। तो ये आता है मेरा 32, ये 3, और ये 101। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आएगा वो मेरा एलसीएम आ जाएगा, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है। और हमने पढ़ा ही था कि जो एलसीएम होगा वो हमेशा नंबर से बड़ा आएगा, और जो एचसीएफ होगा वो हमेशा नंबर से छोटा होगा। यहाँ पे एचसीएफ मेरा कितना आया था, 4 आया था, और एलसीएम मेरा बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टर्स मेथड। अब भाई यहाँ पे 3 आ गए। 3 का जैसे हमने 2 का किया है, ऐसे ही हम 3 का करेंगे। 3 का एक आया नहीं तो मैं उनको करके दिखा देती हूँ भाई। जैसे हम पहले अपने प्राइम फैक्टर से करेंगे 6 के, तो 2, 3 और 3। ठीक है। फिर हम करेंगे 72 के, 2, ओ सॉरी, 2 3 जा 6, और 2 6 जा, फिर 2 1 और 2 8, then 2 9, then 3 3, and then 3 1। ये तो सबको आते ही होंगे ना, मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि वो अब 10th में हो गए, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकते हो आप लोगों से। 2 6 0, then 2 3 0, then 2 15 पे, then 3 5 से 15 होता है, then 5 1 0। तो ये सब आ गया भाई। 6 के लिए मैंने क्या क्या है, 2 × 3 है। और फिर मेरे 72 के लिए कितना आया, 2 की पावर में लिखिए आप सीधा, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। ठीक है। और फिर 120 के लिए क्या आया, 2 की पावर, जितने भी 2 हैं, 1 2 3 है, 3, और 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 और 1। तो एल्शियम एचसीएफ होता है मेरा कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है इसमें 2 है, एक तो कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। फिर कोई और भी है, हाँ भाई 3 भी दिख रहा है हमें सब में, है ना, तो 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है, 1, तो 3। 5 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को छोड़ देंगे, या आप 5 की पावर 0 0 करके 5 0 लिख लीजिए, वो एक ही आना है। ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यानी 2 × 3 6। फिर आएगा एल्शियम। एल्शियम क्या था, जो भी कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर 2, इसमें क्या है, 2 की पावर 3 है हाईएस्ट। इसी तरीके से 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2। और 5, अगर यहाँ पे भी 5 की पावर 0 थी, यहाँ पे 5 की पावर 0 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 5। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, जिसका नाम है 8, जो मतलब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। तो 8 5 जा होता है 40, और 40 इंटू 9, तो 9 4 जा 36 0। तो एल्शियम आ गया मेरा 360। ठीक है, आई बात समझ में, ये आ गया मेरे एल्शियम आ गया, और एचसीएफ आ गया। आप 3 संख्याओं का ऐसे निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए इसमें, consider the number 4n where n is a natural number. Check whether there is any value 4 of n for which 4n ends with the digit 0। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना भाई, इनमें कोई रूल नहीं होता, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए इसमें बोला कि संख्या एक 4n की संख्या है, जहां पे आपको ये बताया गया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर अगर आपको पता है तो वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, और आगे तक जाते हैं इनफिनिट तक। जांच कीजिए कि n का कोई भी मान, n की कोई भी वैल्यू जो 4n के साथ शून्य कर दे, मतलब 4 की हम कोई भी ऐसी पावर करें
कि लास्ट में 0 आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, एन की आप वैल्यू रख के देखोगे, जैसे 4n, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 1, देन 4 1 इज इक्वल टू 4। इफ n इज इक्वल टू 2, देन 4 2, यानी 4 इंटू 4 16। इफ n इज इक्वल टू 3, ऐसे ही करना है। तो 4 की पावर 3, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3, क्या आ रहा है मेरा, पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया। आगे भी जाओगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं लिखूं n इज इक्वल टू 4, यानी 4 की पावर 4, देन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 216, ठीक है। तो डिजिट मेरा कहीं पे भी क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, इनफेक्ट रिपीट हो रहा है। पहले 4 था, फिर 6 आया, फिर 4 है, फिर 6 आया, फिर आगे 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6, तो 0 कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो बस आप ऐसे लिख सकते हो कि संख्या 4n पर विचार करने पर जहां n एक प्राकृतिक संख्या जा सके, ठीक है। इफ वी सी इन any value of n, there is not any, या सॉरी आप यहाँ पे लिख सकते हो, for any number, for any value of n, there is not a value which give 0 at the last digit of 4n, ठीक है। या आप लिख सकते हो एन की ऐसी कोई भी क्या वैल्यू नहीं है, एन का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो कि 4n को शून्य कर दे, या 4n के लास्ट जो डिजिट है उसको शून्य कर दे, या मीन्स विद द डिजिट 0, ठीक है, या जो शून्य के साथ वो समाप्त। बस आपको ये 4 स्टेप करने हैं और आपको लास्ट में लिख देना है, बस ये आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। ये क्वेश्चन बस ऐसे ही समझ में होते, जो ऐसे होते तो आपको क्या करना है, सिर्फ एन की वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकाल देना, 2 3 बार करना है। वो वैसा नहीं होता तो अब हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको चेक करना है क्या 6n मतलब 6 के कोई भी, एन की कोई भी नंबर पे जो 6 है क्या वो 0 हो जाएगा। जैसे आप वही देखोगे, एन सी, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1, देन इट्स बिकम 6 1, दैट्स गिव 6। n इज इक्वल टू 2, जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 2, तो 6 इंटू 6 36। फिर n की n इक्वल टू 3, तो 6 की पावर 3, 6 गुना 6 गुना 6, कितना 36 36, ये 216 आएगा यहाँ पे। अगर मैं ठीक हूँ तो ठीक 216। और फिर n की पावर 4 में भी जब हम n की पावर 4 करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये भी कुछ ऐसा ही नंबर आएगा जिसकी लास्ट डिजिट 6 हो, जिसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 6 होगी। ये आप मल्टीप्लाई करके आप 3 तक भी खत्म कर सकते हो कि ना तो किसी इवन नंबर पे इसकी 0 आ रही है, ना ओड नंबर पे 0 आ रही है, ना 3 पे 0 आ रही है, ठीक है। देखिए कभी भी अगर 0 बन गई ना तो 0 कॉम्बिनेशन से बनती है। कौन से कॉम्बिनेशन से, कि या तो 2 और 5 का जब कॉम्बिनेशन आएगा ना तो 0 बनोगे, जैसे 5 2 10, ठीक है। इस तरीके से 4 इंटू 5, इसमें भी 2 2 इंटू का कॉम्बिनेशन है। जितने 2 और 5 साथ में होंगे उतनी ही 0 बनेंगे। तो यहाँ पे किसी में भी 2 और 5 आ ही नहीं रहा, तो 0 कभी बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयर इज नॉट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटू 5, सो देयर इज नॉट एनी 0 ऑन एनी वैल्यू ऑफ n, ओके। आप ये ऐसा लिख सकते हो, या आप ये भी कह सकते हैं एज शो देयर इज नॉट एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n व्हिच गिव्स 6n एज इंडिविजुअल, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, बस यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए अब आपको सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप यहाँ पे एचसीएफ निकालोगे या एलसीएम निकालोगे। कैसे पता करोगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो भी मैं आंसर निकालूंगा, जो भी मैं आंसर निकालूंगा थोड़ी सी समझ से, वो इनसे बड़ा आएगा या इनसे छोटा। अगर बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम निकालना है, अगर छोटा आएगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसमें क्या बोला गया, एक पार्क है भाई, ऐसे राउंड एक
पार्क है, उसपे एक सोनिया है और एक रवि। सोनिया जब इसको दौड़ती है तो वो एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है, और जब रवि दौड़ता है तो वो एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ ये मान लीजिए कि जब सोनिया का यहाँ पे चक्कर खत्म होगा तो रवि तो और आगे जा चुका होगा ना, क्योंकि उसने तो चक्कर 12 मिनट में 6 मिनट पहले ही पार कर लिया, तो वो तो यहाँ आ गया होगा। क्या वो दोनों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। फिर जब वापस वो यहाँ पे आएगा यानी 24 मिनट में, भाई एक चक्कर 12 में किया, दूसरा जो चक्कर है वो 24 मिनट में ही खत्म करेगा ना। तो सोनिया यहाँ से 6 मिनट पहले जा चुकी होगी, वो कहाँ होगी? कहीं यहाँ पे होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये चक्कर चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा चक्कर पूरा हो चुका होगा, एक या दो मतलब जितने भी एक्स्ट्रा चक्कर होंगे वो पूरे हो चुके होंगे, उसके कुछ कम होंगे, इसलिए वो एक सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो वो कब आएगा? भाई आपने देखा 12 और 18 से पहले 0 0 था, 0 0 भी तो साथ ही खड़े थे, उसके बाद 12 18 आया, फिर 24, जो भी था। मतलब अब जो आंसर आएगा, कोई ऐसा आंसर आएगा जो 12 और 18 से क्या होगा? बड़ा होगा, शॉर्ट। तो बड़ा होगा तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो बस आप अपना सिंपल एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप बोल दोगे जब मैं 18 को करती हूँ, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एलसीएम एक तरीका हो सकता है ये निकालने का कि वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो वो आ जाएगा 2, 18 को भाई आप अगर ऐसे करना चाहें तो 2 9, फिर 3 3 एंड 3 1, तो 2 के लिए आप लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर 2। फिर आता है मेरा कितना? 12। 12 का तो आपको वैसे ही रट गया, मैंने इतना एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 3 और 3 1, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 और 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2, तो 2 की 4 और 3 की 3 दिया 9, तो 36। कितना? 36 मिनट के बाद वो क्या मिलेंगे? साथ में मिलेंगे, मतलब जब से उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट की थी उसके 36 मिनट के बाद वो क्या मिलेंगे? साथ में मिलेंगे। उन्होंने यही बोला कितने मिनट के बाद, तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा उनका मीटअप होगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक तरीका हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने का। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे 612 13 14, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर में आ गए हैं भाई। और आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ निकालना, यहाँ पे दिया हुआ है कि एचसीएफ निकालना, तो कोई वो नहीं है कि आपको कोई मुश्किल आएगी यहाँ पे। ठीक, 612 and 1314 हम फटाफट निकालते हैं भाई, क्योंकि वरना फिर टाइम ना बहुत ज्यादा हो जाएगा क्वेश्चन करने में। 614 आप अपना रफली लिख सकते हैं कि 614 का आप जब 2 से करेंगे तो 2 3 जा, फिर 0 2 6 है, देन फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 1 5 3, 3 और 4 4 तो 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 और 1 जा 3, 2 3 7 जा, सॉरी 3 7 जा 21, और फिर ये आ गया 17, तो 17 1 जा 17, तो इसका आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 17। इस तरीके से फिर है 1 3 1 4 का जब हम देखते हैं, या फिर आप इसको लिख लीजिए 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 17। फिर हम देखेंगे किसका? 1 3 1 4 का, 1 3 1 4, 2 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर 3 पे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 9, ठीक है, फिर से 3 पे 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। अब ये 3 पे तो नहीं जा रहा शॉर्टली, और मतलब 73 है, 73 तो प्राइम नंबर ही होता है, तो 73 होता है, तो 2 × 3 की पावर 2, तो ये 73। ठीक है, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता है जो भी कॉमन क्या होती है उसके लोवेस्ट पावर, तो इसमें 2 और 2 कॉमन है, तो 2 की लोवेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो 2 की पावर 1, यहाँ पे 3 और 3 है, तो दोनों ही पावर सेम है, तो 2, फिर यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 73 है, दोनों ही कोई कॉमन नहीं, कुछ छोड़ दो, तो ये आ गया 2 × 9, ये आ गया 18, तो मेरा एचसीएफ यहाँ पे क्या हो गया? 18। ठीक है, ऐसे आपको एचसीएफ
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन की। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है आपको, 12, 21 और 15। ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये आपको रफ में करना, फटाफट करना है। मैं तो आपको बता रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। जैसे आप देख सकते हो, आप यहीं से देख सकते हो, ठीक है। जैसे ऑप्शन वाले है उसमें तो आपको बहुत फटाफट करना है। 3 7 जा और 7 बन जा, फिर इसी तरीके से 15, 3 5 जा, 5 बन जा। अब कॉमन देख लीजिए, जब आपको एचसीएफ निकालना है तो जो भी कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन दो 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 है, दो किसी में नहीं तो दो को छोड़ दो, फिर तीन, तीन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो तीन एक ही बात, ठीक है। फिर 7 7 5 5 कुछ नहीं, तो एचसीएफ आ गया आपका 3। ऑप्शन से देखो एचसीएफ 2 में ही, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। पहले एचसीएफ पूछे तो पहले आंसर एचसीएफ का ही हो, ठीक है। फिर आपको देखना है एल्शियम। एल्शियम क्या होता है, जो भी होती है उनकी ज्यादा पावर। तो यहाँ पे एचसीएफ जब इसका देखते हैं, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर पहले तो 2, फिर 3 की पावर, 3 की पावर 1 1 1, वहां पे 2 है, सो ये 5, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, फिर जो बच गया, फिर यहाँ पे 7 बच गया और 5 बच गया, उनको भी मिक्स कर दो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3, 7 और 5, अब इनको करेंगे तो ये आ गया 12 और ये आ गया 35, और 35 12 जा आएगा 420, 420। दोनों कौन सा आंसर, सी वाला आंसर, ठीक है। आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कि पहले में 3 है तो गलत हो, ठीक है। तो ये बच गया मेरा। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 651। अब देखो क्वेश्चन समझो क्या है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, भाग हो जाए, दोनों नंबर से भाग हो जाए, मतलब मल्टीपल निकालना। और कैसा, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल हम किस में निकालते हैं, एलसीएम में। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम, 306 का एंड 657 का, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछ लिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लेते स्मॉलेस्ट, ये मान लीजिए स्मॉलेस्ट आ गया तो एलसीएम निकालना, हाईएस्ट आ जाएगा, ग्रेटेस्ट आ जाएगा तो एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, अपना वही तरीका 306 का। 3 से करो, 2 से करो, चल मैंने 2 लिख दिया, 2 से कर लेते, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, फिर 3 5 जा 3 1, फिर 3 1 जा और 3 7 जा एंड देन 17। इसका तो हम पिछले करके आए थे ना शायद 306 का, और ये है मेरा 657। जब 657 को करती हूँ तो ये होगा भाई 657 किससे होता है, ये 2 से तो नहीं होना, पहले 3 से हो रहा था। 3 2, 3 2 6, 3 1 जा और 3 9 जा, फिर 3 से हो रहा है, 3 7 जा, 3 3 जा, फिर आ गया 73, और 73 तो खुद ही होता है। तो ये ऑप्शन आ गया आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 17, और यहाँ पे आ गया 3 की पावर 2 इंटू 73। आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है वो तो लेनी है, तो बड़ी पावर लेनी है, और जो बाकी बच गए वो सभी लेनी है। तो 2 नहीं है तो 2 आएगा, फिर 3 की पावर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, तो 3 की पावर आपको 2 लेनी है, फिर 17 और फिर 73, इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, जैसे 2 मिनिमम ये 17 और ये 73, ठीक है। तो 73 और 9 को करते हैं तो फिर आएगा 657, तो ये तो आ जाएगा 657 इंटू 17 इंटू 4 होगा, ठीक है। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, जो आएगा 22338। क्या आएगा, 22338, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये एलसीएम है, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करनी है। मेरा ये क्वेश्चन को करवाने का मेरा मेन मोटिव था कि आपको ये पता चले कि जब आप ऐसे नंबर्स आ गए तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच लिस्ट। भाई देखो सबसे पहले ना, आप पहले ये देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर, क्या बोला है, लीस्ट नंबर, छोटा नंबर, विच डिवाइड बाय 12 16 एंड 24। पहले क्वेश्चन यहाँ तो बोलो, तो लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आपको 12 16 और 14 का 24 का सबसे पहले एलसीएम पता होना चाहिए, इसको बाद में देखेंगे। तो आप पहले 12 का एलसीएम निकालो, 2 और 6, फिर 2 3 और 3 1, मतलब एलसीएम प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले। 16 का 8, 2 4,
2 2 और फिर 2 1, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 24 का करते हैं तो 2 जब मैं इसका 24 का करूंगी तो आएगा 2 12 और फिर 12 12 में चलेंगे 6 3 और 3 1। एल्शियम निकालना भाई, एल्शियम निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या आ गया, 12 के लिए आ गया 2 की पावर 2 गुना 3, यहाँ पे इक्वल टू है। और फिर मेरा क्या है 16, 16 के लिए आ गया मेरा 2 की पावर 4, और फिर जो 24 था उसके लिए मेरा आ गया 2 की पावर 3 गुना 3, ठीक है। एल्शियम निकालने के लिए एल्शियम निकाल लो पहले, जो हाईएस्ट पावर पहले वो लिखो। 2 की हाईएस्ट पावर है 4 और 3 की हाईएस्ट पावर है 1, तो 4 होता है 16 और ये होता है 3, और 16 थ्रीजा होता है 48। 16 थ्रीजा कितना होता है, 16 थ्रीजा होता है 48। अब इन्होंने बोला अब 48 ऐसा नंबर आ गया जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसमें बोला गया कि एक ऐसा नंबर कि 7 क्या बचे, रिमाइंडर बचे हमेशा, 7 क्या बचे, रिमाइंडर। तो भाई 48 तो हमेशा डिवाइड ही होगा। अब 7 रिमाइंडर बचाना है तो आप 48 में प्लस कर दो। रिमाइंडर 7 करने के लिए हम कर देंगे 48 प्लस 7 और मेरा आ जाएगा ये 55। तो 55 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 7 देगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, सबसे पहले तो आपको लिस्ट नंबर आ गया तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एल्शियम निकालना है, और फिर जो भी बोला गया है कितना रिमाइंडर आना चाहिए वो उस एल्शियम में आप प्लस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन एल्शियम एंड एल्शियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नहीं करोगे अगर ये कॉन्सेप्ट तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत सारे रह जाएंगे, और ये कर लोगे तो सभी क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। क्या है ये कॉन्सेप्ट भाई, देखो जैसे 6 और 20 का मैंने आपको एल्शियम और एचसीएफ निकाल के बताया था सबसे ऊपर ही, जब हमने एल्शियम और एचसीएफ को पढ़ा था तभी मैंने आपको 6 और 20 का एल्शियम और एचसीएफ बताया था। हो गया, देखिए ये रहा, है ना। तो यहाँ से एल्शियम क्या आया था, 60 आया था, और एचसीएफ कितना आया था 2। तो हम मैं इसी रिजल्ट का यूज करूंगी अभी। अभी इस वीडियो को भाई यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि बड़ी वीडियो अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जस्ट इसके बाद ही मिलेगा जो कि इसके आगे के, जिसमें हम रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ और प्रूफ ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियोज़ अलग अलग हर चैप्टर के आपको